students, welcome to the official YouTube channel of Shriram SciS. So today in our ongoing series of Economy Simplified, we'll have one important topic of economy, that is the Fisher's quantity theory of money. So it is basically a theory, ठीक है. अब उस थ्योरी को हम डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली थ्योरी में क्या है, एजम्पशन क्या है और क्या ये थ्योरी रियलिटी में क्या ये वर्क करती है या नहीं. दिस इज आवर बेसिक थिंग ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है. सो बेसिकली इट इज द ट्रांजैक्शन अप्रोच, ओके, ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. फिशर का एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वो बेसिकली क्या है और इसको ट्रांजैक्शन अप्रोच बोलते हैं और ट्रांजैक्शन डिमांड भी कह सकते हो, ठीक है. इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे. ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी आएगा, यहाँ पे एक टर्म है वेलोसिटी ऑफ मनी आएगा. ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं जो भी हम एमसीक्यूज में करते हैं या फिर हम नॉर्मल इकोनॉमी में पढ़ते हैं फॉर आवर प्रीलिम्स, ये इसी थ्योरी से ही आया है. बट इस थ्योरी को हम कवर जब करेंगे उसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिनेरियो है क्या ये एक्चुअली में काम करता है या नहीं. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो इट, ठीक है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको एक फंडामेंटल चेन में बताता हूं कि इन जनरल क्या होता है. सपोज मान लो मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है. फॉर एग्जांपल आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाता है और थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. और मॉनेटरी पॉलिसी इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई. थ्रू फॉर एग्जाम्पल उसका जो क्वांटिटेटिव टूल है, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट से वो मनी सप्लाई इंजेक्ट करता है. तो मान के चलो कि सप्लाई ऑफ गुड्स कांस्टेंट है. टेक एन अजम्पशन कि गुड्स का जो सप्लाई होता है वो कांस्टेंट है, ठीक है. मतलब द एक्चुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स अनचेंज्ड. ये एक बहुत ही बड़ा अजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है. जब सप्लाई और पैसा यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ चुका है लेकिन जो आउटपुट है, जो सप्लाई है गुड्स का वो कांस्टेंट है, वो जितना था उतना ही है. सो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज कंज्यूमर्स नाउ हैव मोर मनी. अब कंज्यूमर के पास पैसा ज़्यादा आ गया है बिकॉज मार्केट में पैसा ज़्यादा आ चुका है. इंजेक्शन ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड नाउ. सो यहाँ पे कंज्यूमर्स विल हैव मोर मनी चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स. अमाउंट ऑफ गुड्स सेम है, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये बढ़ नहीं रहा है. तो प्राइसेस विल इंक्रीज, सेलर विल रेज प्राइसेस इन रेस्पॉन्स टू द हाइटेंड डिमांड. इन्फ्लेशन बढ़ता है बिकॉज हम जैसे कि बात करते हैं मोर मनी, यहां पे मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स. तो जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स का गुड है, ठीक है, प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का, एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का गुड है, ठीक है. सपोज मान लो मनी सप्लाई ₹100 है, ठीक है, पूरा मिला के ₹100 है. तो जाहिर सी बात है प्राइस कितना होगा, इज इक्वल टू पर गुड. पर गुड का प्राइस कितना होगा, पर गुड का प्राइस ₹1 हो जाएगा, ठीक है. अब मान के चलो मनी सप्लाई बढ़ गया, यहां पे मनी सप्लाई बढ़ा है, आरबीआई ने पैसा बढ़ाया है मान लो. तो क्या होगा, आरबीआई हो या फिर गवर्नमेंट भी हो, ठीक है. अब दूसरा सिनेरियो ये है, अब प्रोडक्शन सेम है, प्रोडक्शन सेम है, हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर रखा है यहाँ पे एज एन एजम्पशन. तो ये तो सेम रहेगा 100 यूनिट्स, फाइन. अब सपोज मान लो मनी सप्लाई बढ़ गया है और 100 से ये 200 हो गया है. अब सबके पास मिला के ₹200 है, ठीक है, लेकिन गुड सेम है. गुड्स कितना है, सेम है, ठीक है. तो वो सेलर क्या करेगा, सेलर को लगेगा कि हाँ अभी पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया है, लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, डिमांड भी है और लोगों के पास पैसा भी आ गया, तो वो खरीद सकते हैं, दे कैन बाय एट हायर प्राइसेस. तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे कितना होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस पर गुड यहाँ पे हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹2. सो इमीडिएटली ₹1 से ये ₹2 हो गया, इन्फ्लेशन हो गया. यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है.
प्राइसेस इंक्रीज बिकॉज सेलर्स इंक्रीज करते हैं प्राइस बिकॉज उनको लग गया है कि पैसा आ गया है। अगर आपके पास पैसा आ गया है, अगर मुझे पता है कि आपके पास पैसा है तो आप खरीदोगे, डिमांड भी है, प्रोडक्शन लेकिन उतना ही है 100, तो प्राइस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन होता है। दिस इज द बेसिक फ्लो, दिस इज द फंडामेंटल कॉजल चेन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। बट यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो कहने का मतलब ये है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा सीन में, इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, प्रोडक्शन सेम है, कांस्टेंट है, यहां पे भी कांस्टेंट है, आगे भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ रहा है। मनी 100 था 100, नाउ मनी सप्लाई इज 200। तो सिर्फ मनी सप्लाई अगर बढ़ा रहे हो तो प्राइस बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट फिशर सेज, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, ठीक है। मनी सप्लाई इज द एक्टिव फोर्स हियर, एंड व्हाट इज द पैसिव आउटपुट हियर or the passive outcome here, that is increase in prices, rest everything is constant. This is what Fisher told in his theory, that is transaction theory or the Fisher theory. Okay, यहाँ पे सारे बाकी सारे चीज, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बाकी सारे चीज कांस्टेंट है, तो क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 core assumption लिया गया है। So it is very rigid, the theory is very rigid because assumptions, आप अगर ध्यान से अभी हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा, the theory is very rigid because they have taken very strong assumptions. ये जो assumption, पहला assumption लिया गया है कि money supply is entirely decided by an external monetary authority, that is RBI. इनका ये कहना है कि मनी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ RBI डिसाइड करती है, ये मान के चलो, entirely decided by an external सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी, ये पहला assumption है। दूसरा ये है पैसिव प्राइसेस, प्राइसेस रिएक्ट सोनली टू द मनी सप्लाई, दे डू नॉट इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड। अभी हमने बात किया ना, प्राइसेस जो बढ़ रहा है, एंड में जो 1 रुपये का वो 2 रुपया हुआ, जो 2 रुपया हुआ किसके वजह से हुआ, मनी सप्लाई के वजह से ही हुआ। प्रोडक्शन तो सेम ही है, 100 यूनिट्स तभी भी था, अभी भी 100 यूनिट्स है, लेकिन क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया है लोगों के पास, तो सेलर को ऐसा लगेगा कि हाँ इनके पास पैसा आ गया, नाउ दे कैन बाय, ठीक है। सो पैसिव प्राइसेस मतलब प्राइसेस रिएक्ट सोनली टू द मनी सप्लाई, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मनी सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइसेस बढ़ गए, मैकेनिकली प्राइसेस मैकेनिकली रिएक्ट टू मनी सप्लाई, दिस इज व्हाट फिशर इज सेइंग। तीसरा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी को भी कांस्टेंट दिया गया है ना। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, सपोज आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, पर्सन ए के पास 100 रुपया है, अब पर्सन बी को आप 100 रुपये दे देते हो, ठीक है, यू गिव 100 रुपीज टू बी, और यू बाय समथिंग फ्रॉम बी एंड गिव दैट 100 रुपीज। नाउ बी बायज समथिंग फ्रॉम सी, सेम 100 रुपीज, इसे 100 रुपीज बी सी को देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगा, एक बार यहां पे आया 100, यहां पे एक बार बी टू सी आया, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2, ठीक है। वेलोसिटी 2 है इस सिनेरियो में, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मनी, सीधी बात है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी कितनी बार जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। अब फिशर ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है। अब आप सोचो कि रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है, आप बस सोचो, ठीक है। इस थ्योरी को हम रियलिटी के साथ अभी लिंक करेंगे। नाउ दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस इज व्हाट फिशर इज सेइंग, फाइन, और अज्यूमिंग। सॉरी, फोर्थ अजम्पशन ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है हमारा जो इकोनॉमी है, फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेस है, पूरा फुल यूटिलाइजेशन उस रिसोर्सेस का हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल पोटेंशियल में चल रहा है, ठीक है। सो द assumption इज द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी उसी में ही चल रहा है। अगेन ट्राई टू थिंक फ्रॉम अ रियलिस्टिक एंगल, इज इट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ओके, और एक assumption ये लिया गया है कि प्योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इज assumed टू बी यूज्ड ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस, इग्नोरिंग इट्स वैल्यू एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब
एजम्पशन ये है कि पैसा हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज करें, बाकी हम बिल्कुल स्टोर नहीं कर रहे, पैसा को हम रोक नहीं रहे, हम होल्ड नहीं कर रहे, हम कैश को अपने पास होल्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। ये भी एक रियलिस्टिक एंगल नहीं है। सो दिस इज व्हाट ही हैज टेकन एज एजम्पशंस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ मनी। फाइन, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एजम्पशन लिया गया है, इसके हिसाब से मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो प्राइसेस बढ़ेगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। फाइन, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मनी है जो अभी हमने डिस्कस किया। वेलोसिटी ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल यू यूज ए 100 रुपीज नोट टू परचेज ए कॉफी, ठीक है। 100 रुपीज नोट आप यहां पे दिए कॉफी खरीदने के लिए। अब कॉफी शॉपकीपर ने सेम एग्जैक्ट 100 रुपी नोट को यूज करके एक न्यूज़पेपर बाय किया, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बोला ABC करके, ठीक है। तो यहां पे दिया, तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी विल बी 2, ठीक है। वेलोसिटी सेम अमाउंट ऑफ मनी, आई एम यूजिंग द वर्ड सेम अमाउंट ऑफ दैट मनी, 100 यहां से आया, 100 यहां से आया। सो अ सिंगल 100 रुपी नोट फैसिलिटेटेड ए 200 वर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब खुद देखो ना, यहां पे 100 इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉफी खरीद रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो 200 का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, सेम 100 रुपी नोट पे, तो वेलोसिटी इज 2, ठीक है। फाइन, ओके। सो अभी हम थोड़ा इक्वेशन में आते हैं। जब थियोरेटिकल हमने पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा इक्वेशन में आते हैं। सो मनी सप्लाई जो होता है डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, मनी सप्लाई कितना क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेट हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ मनी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है मनी सप्लाई, कि कितने बार सेम अमाउंट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वो भी तो डिपेंड करता है ना। मनी सप्लाई जनरली तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। अब मनी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज, आउटपुट, ठीक है। T इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस और द आउटपुट, ठीक है। T क्या है, आउटपुट। P क्या है, प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल। सो यहां पे जो इक्वेशन है इक्वेशन है M इंटू V इज इक्वल टू P इंटू T, ये फिशर का इक्वेशन है ना। फिशर यहां पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, he is assuming, by the way, he is assuming, and this is constant, ठीक है, this is constant, that is the total volume of transaction, the amount of goods and services exchange is also constant, the production is constant। एग्जाम्पल में अभी हमने बात किया 100 यूनिट्स था, 100 यूनिट्स ही है। मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन, अभी हमने इसको थियोरेटिकली हमने प्रूफ किया। नाउ इक्वेशन में भी वही आ रहा है, m बढ़ेगा तो p बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ v इज कांस्टेंट, t इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू फिशर। फाइन, ओके। सो according to Fisher, the equilibrium level of prices is determined precisely at the fulcrum जहां पे money supply strictly equals to money demand, वो है equilibrium price. That is what Fisher says it. Okay, so this is the equation जो अभी हमने बात किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे m into v, velocity हमने डिस्कस किया, what is velocity, ये constant, assumed constant, it is assumed, जनरली कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट बाय फिशर। प्राइस लेवल एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज अगेन अज्यूम्ड कांस्टेंट। नाउ आप खुद सोचिए कि क्या ये कांस्टेंट हो सकता है, रियल सेंस में, रियलिटी में सोचिए, क्या ये कांस्टेंट प्रोडक्शन हो सकता है। सपोज सरकार पैसा, मनी सप्लाई बढ़ता है, सपोज सोच लो मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, तो पैसा लोगों के पास आता है, ठीक है, they can use it in technology, ठीक है, they can use it in production, in making more factories, फैक्ट्री भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बड़े सारे रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना। रियलिटी में दिस विल इंक्रीज, सो नाउ दिस इज टेकन एज कांस्टेंट। यहां पे फिशर को क्रिटिसाइज किया केन्स ने, अनदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट do not go with Fisher equation.
इनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को ये लगता है कि ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मनी बढ़ा दिया, आपने सप्लाई बढ़ा दिया और प्राइस सिर्फ मैकेनिकली रिएक्ट कर रहा है। प्राइस यहां पे रिएक्ट कर रहा है, मनी सप्लाई बढ़ा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब होता तो है, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओनली मनी सप्लाई इज द एक्टिव फोर्स, ओनली मनी सप्लाई इज द एक्टिव फोर्स। फिशर इज सेइंग दिस इज द एक्टिव फोर्स एंड दिस इज द पैसिव आउटकम, एंड इट इज द पैसिव आउटकम। रिएक्ट कर रहा है, मैकेनिकली रिएक्ट कर रहा है। पर आप खुद बताइए, और ये बिल्कुल फिशर क्या बोल रहा है कि सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से, बट रियलिटी में प्राइस जब राइज होता है इट विल ऑल्सो अफेक्ट मनी सप्लाई। हाउ, आप खुद देखिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो प्राइस राइज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस राइज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। जब इन्फ्लेशन होता है आरबीआई विल कम, आरबीआई अपना काम करेगा, ठीक है, आरबीआई आएगा, आरबीआई अपना मॉनेटरी टूल्स यूज करेगा, फाइन, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ या ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बोरोइंग क्या होगा, तो बोरोइंग आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, तो मनी सप्लाई कम भी तो होगा फिर। तो फिर कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग मनी सप्लाई, इट विल ऑल्सो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। तो कहने का मतलब ये, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक केन्स दे से कि बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, मनी दिस एंड दिस बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक्टिव फोर्स है और ये पैसिवली रिएक्ट कर रहा है, बस ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर थ्योरी एंड व्हाट इट हैपेंस इन मॉडर्न टाइम्स। फाइन, ठीक है। सो यहां पे जैसे कि लिखा है हमने कि जो मैकेनिकल रूल ये है कि V एंड T आर स्ट्रक्चरली लॉक्ड एज कॉन्स्टेंट्स इन थ्योरी। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस फिशर इक्वेशन। फाइन, ठीक है। सो अभी थोड़ा रिवाइज्ड इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा रिवाइज्ड इक्वेशन फिशर ने रिवाइज तो किया था, लेकिन अगेन उसको रिवाइज करके भी उसको कांस्टेंट में ही रखा है। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। फिशर लेटर रिवाइज्ड दिस इक्वेशन टू इंक्लूड क्रेडिट मनी, रिकॉग्नाइजिंग दैट फिजिकल करेंसी इज नॉट द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इन्होंने क्या किया, एक एम अलग से एक एम स्टार करके लाया, और एम बार जैसे भी आप कह सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स पहले कैलकुलेशन नहीं होता था, अभी बैंक डिपॉजिट्स भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक वी डॉट भी लाया, इसमें वेलोसिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट वेलोसिटी। बैंक भी तो एक अपने पास जो डिपॉजिट वो भी दूसरे बैंक को देता है, वो भी तो एक वेलोसिटी है, तो उसको अभी कैलकुलेट तो किया। मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले हम सिर्फ फिजिकल मनी पे थे, अभी हम क्रेडिट मनी के बारे में भी बात कर रहे हैं। नाउ ही सेइंग दिस इज ऑल्सो, आई एम कंसिडरिंग द थिंग बट इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। फिर क्या फायदा फिर, ठीक है। अगेन ही इज टेकिंग टी एज कॉन्स्टेंट, टी मीन्स द आउटपुट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल सेंस। तो कहने का मतलब है रिवाइज्ड इक्वेशन में इन्होंने क्रेडिट को यहां पे खास करके बैंक डिपॉजिट्स के क्रेडिट मनी, वेलोसिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट जो क्रेडिट वेलोसिटी उसको अकाउंट तो किया, लेकिन उनको भी कांस्टेंट ही माना, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट केन्स क्रिटिसाइज्ड दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ओके फाइन। अब जाहिर सी बात है, यही चीज है, मनी बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, मनी बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी directly affecting price. So this is what the output, this is what the inference from this particular equation, ठीक है। लेकिन जब प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा फिर। देखो पहले 500 रुपए के नोट में आप बड़े सारे चीजें खरीदते थे, बाइंग ए बास्केट ऑफ गुड्स, बहुत खरीदते थे। अब इन्फ्लेशन जब हो गया, उसी 500 के रुपए में आप ज्यादा चीज नहीं खरीद सकते,
आप ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज महंगाई हो गई है, परचेजिंग पावर आपका कम हो गया है, ठीक है। सो टुडे ड्यू टू इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय एक्सपेंडेड मनी सप्लाई दैट एग्जैक्ट सेम 500 का नोट बाय सिग्निफिकेंटली फ्यूअर आइटम्स, बहुत कम आइटम्स आप बाय कर सकते हो। सो जब हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे और क्वांटिटी ऑफ मनी की बात करेंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी वहां पे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज पहले जो 500 पे आप खरीदते थे आप उस 500 में उतना नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी नहीं बढ़ रहा है, ठीक। ओके, सो दिस इज द थ्योरी वर्सेस रियलिटी। थ्योरी क्या बोल रहा है, सब हम अज्यूम कर रहे हैं एट स्टैटिक कांस्टेंट, वी डॉट टी, ये सब हम स्टैटिक कर रहे हैं, मतलब ये कांस्टेंट है। टी मतलब जो आउटपुट वो भी कांस्टेंट है। वी ऑल्सो अज्यूम कि प्राइस लेवल इज स्ट्रिक्टली अ पैसिव आउटकम, जो कि हमने बात किया। पैसिव आउटकम मतलब इट इज नॉट अ एक्टिव फोर्स, द एक्टिव फोर्स इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज द एक्टिव फोर्स हियर। मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो सिंपली प्राइस रिएक्ट करके बढ़ रहा है सीधा। इट इज सेइंग कि प्राइस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई, बट वी प्रूव्ड नाउ कि प्राइस ऑल्सो इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, बिकॉज आरबीआई जब प्राइस बढ़ेगा तो आरबीआई विल इंटरफियर थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, फिर वो इंटरेस्ट रेट्स में चेंज लाएंगे, इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो मनी सप्लाई में भी चेंज आएगा, सीधी बात है इकोनॉमी में, ठीक। ओके, फिर ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरा अपना फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फुल पोटेंशियल में इकोनॉमी चल रहा है। रियलिटी क्या है, इकोनॉमीज रूटीनली ऑपरेट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड स्लैक। ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में हमेशा चल सकता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में चलता है। फाइन, सो बेसिकली दिस इज द इकोनॉमिक रियलिटी जो कि कीन्स ने इस चीज को लेके आए थे, एंड दिस इज द थ्योरी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू नो द फिशर्स इक्वेशन, दैट इज द जो मनी सप्लाई और प्राइस का जो को रिलेशन है, M इंटू V इंटू P इंटू T, ठीक है। So this is what is needed for your this in this particular topic जो prelims में आपको help कर सकता है. So that's it for today. Thank you.